हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में एटॉमिक फिजिक्स में इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखा था। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दैट वाज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, है ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं कि हमें आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे जो फाइन स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे पास अनपर्टूर्ड हैमिल्टोनियन है जो कि बोहर मॉडल में इस्तेमाल किया गया था नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मानते हुए इलेक्ट्रॉन को, तो वो अनपर्टूर्ड हैमिल्टोनियन हमारे पास था H0 इज इक्वल टू p²/2m एंड प्लस में v, है ना, जहाँ पे v का हमारे पास वैल्यू था ZE² एंड डिवाइड बाय 4πε0r, ये हमारे पास इसका वैल्यू था। और यहाँ से रिजल्ट जो हमारे पास सामने आया था वो ये आया था कि जो एनर्जी हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व होकर के आ रहा था उसमें हमें डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स देखने को मिल रहे थे, है ना। रिजल्ट क्या था कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा था। ठीक है, तो देखो एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चला, ये इसका बोहर मॉडल का एक्चुअल में सक्सेस था हमारे पास। लेकिन ये अनपर्टूर्ड हैमिल्टोनियन जो है इसमें आपको कुछ और करेक्शन करना पड़ेगा और इसके बाद ही आपको फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग्स देखने को मिलती हैं। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग जब देखा गया तो उस समय पे जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है इसमें आपको अनपर्टूर्ड हैमिल्टोनियन में कुछ एनर्जी करेक्शन करना पड़ेगा एंड दैट करेक्शंस आर कॉल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। ठीक है, रिलेटिविस्टिक करेक्शंस बोलते हैं उनको। और ये रिलेटिविस्टिक करेक्शंस दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, दो प्रकार से रिलेटिविस्टिक करेक्शंस होती हैं दरअसल। पहला जो ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना स्मॉल है कि उसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे कि रिलेटिविस्टिक जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी वो आप इस्तेमाल करें बजाय p²/2m के। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा दैट वाज द रिलेटिविस्टिक अफेक्ट, हम ऐसा कह सकते हैं, रिलेटिविस्टिक अफेक्ट या रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टर्म ये आप इंक्लूड करें इस हैमिल्टोनियन के अंदर, रिलेटिविस्टिक वाली टर्म। ठीक है, एक तो आप इस प्रकार से एनर्जी लेवल में शिफ्ट आप देख सकते हैं, एनर्जी लेवल में शिफ्ट भी हो सकता है, एनर्जी लेवल में हमारे पास में स्प्लिटिंग भी हो सकती है, तो दैट डिपेंड्स एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद में ये है कि रिलेटिविस्टिक करेक्शन में दूसरा हमारे पास आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है और साथ ही साथ जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का हैमिल्टोनियन आएगा हमारे पास सामने, ये इसमें पर्टूर्ड हैमिल्टोनियन की तरह बिहेव करेगा और हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ये हमारे पास डिनोट कर रहा होगा किस प्रकार से हमारे पास फर्दर जो हमारे पास लेवल्स ब्रेक होते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, मतलब फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी वो आपको इससे इन दोनों से पता चलेगा। ठीक है, फिर एक और बात हम आगे करेंगे कि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है दिस इज ओनली द केस फॉर L डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखेंगे रिजल्ट में L डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ही ये काम करेगा। L इज इक्वल टू 0 के लिए फिर आप जब रिलेटिविस्टिक अफेक्ट कर रहे होते हैं तो आप डिराक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसका यूज करते हुए एक डार्विन हैमिल्टोनियन आता है, तो डार्विन हैमिल्टोनियन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी वजह से कितना शिफ्ट है वो आपको मैं आइडिया बताता हूँ। अब देखिए आज की क्लास जो बेस्ड है ना वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पर बेस्ड है, तो हम इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमारे पास फर्दर जो स्प्लिट हो रही हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको एक मोटे तौर पे बता दूंगा क्योंकि कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ी अधिक है, तो आप खुद से इसमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म इसमें इंक्लूड करके आप कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे दूंगा इसमें। ठीक है, आल्सो L इज इक्वल टू 0 के लिए भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि डार्विन हैमिल्टोनियन के लिए आप किस प्रकार से एनर्जी शिफ्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसमें शिफ्ट होता है, डार्विन टर्म जो आती है ना L इज इक्वल टू 0 के लिए वहां पे एनर्जी का शिफ्ट होता है दरअसल और यहां पर एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, सो दीज टू गिव्स द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड जो हमारे पास L इज इक्वल टू 0 यानी जो S स्टेट है आपकी, तो S स्टेट जो है वो हमारे पास डीजनरेट मतलब हमारे पास वो टूटती नहीं है दरअसल। ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होती उसके अंदर, आप देखा होगा S स्टेट हम डायरेक्टली लेते हैं, दिस इज S स्टेट, है ना, फिर यहाँ लिख देते हैं S हाफ, बट फिर उसके बाद के जो आगे हैं P और फिर उसका D फिर F, है ना, ये सारी स्टेट्स एक्चुअल में फर्दर स्प्लिट होती हैं। ठीक है, तो S हाफ क्यों नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होता है दरअसल। ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होता और डार्विन हैमिल्टोनियन से इसका हमारे पास शिफ्टिंग आप निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म की। देखो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास आएगा टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी माइनस में हो जाएगा हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी।
ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब टोटल एनर्जी कितना है, अंडर रूट में p²c² प्लस में हो जाएगा हमारे पास me² c⁴ एंड माइनस हो जाएगा me⁻c²। ठीक है, और अब यहां से क्या करते हैं कि me⁻c², ठीक है, mc², ये आप लोग बाहर ले लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में p²c² डिवाइड बाय me² c⁴ और इसकी पावर आ जाएगी हाफ एंड माइनस में होगा me⁻c²। ठीक है, और अब आप इसका जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दीजिए, 1 + x की पावर n है। ठीक है, तो 1 + x की पावर n, ये कितना होता है 1 + nx/1 फैक्टोरियल प्लस में n² x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और इस प्रकार से आगे चलता है। ठीक है, माइनस साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको तो आप कर दीजिए यहाँ से नेग्लेक्ट। ठीक है, तो उनको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टर्म है जहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल आउट जब करेंगे तो p² डिवाइड बाय me² और c², इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो me⁻c², ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है एक्चुअल में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हुए फिर हम एनर्जी शिफ्ट भी निकाल लेंगे। पहले मैं ये तो पता करूँ कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इसके बाद 1 प्लस में, और n का वैल्यू हाफ है तो 1/2। ठीक है, और x हमारे पास p² डिवाइड बाय me² और c²। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस में, ये n का वैल्यू कितना है, हाफ है, हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, ये है हमारे पास तो -1/8 हो जाएगा। ठीक है, एंड p⁴ डिवाइड बाय me, और ये हमारे पास हो जाएगा me⁴। ठीक है, ये ना हमारे पास me⁴ और c⁴। ठीक है, बस इतना ही टर्म लेना है हम लोगों ने। आगे हायर ऑर्डर टर्म्स तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अज्यूमिंग कि हमारे पास जो v है वो लेस देन c है, हल्का सा मतलब c से कम है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स आप यहाँ से अज्यूम करते हुए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी और कोई फायदा इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से -me⁻c² भी है यहाँ पे। ठीक है, ये भी है हमारे पास। अब इसको हम अंदर ले जाते हैं तो मेरे पास आएगा mc² प्लस में p² डिवाइड बाय 2me, और यहाँ से हो जाएगा -1/8 p⁴ एंड डिवाइड बाय, यहाँ से हो जाएगा me³ और c², और माइनस में हो गया me⁻c²। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये जो टर्म है p²/2m, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, यही है सेम टू सेम, है ना, p²/2m, me मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आने लग रही है, दिस एक्ट एज ए परट्यूब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, परट्यूब्ड हैमिल्टोनियन में ये वाली टर्म हम जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो -1/8 p⁴ अपॉन me³ c², और इसकी वजह से जब एनर्जी शिफ्ट निकालेंगे तो आप परट्यूर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ से। सो अब करते हैं हम लोग अफेक्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म। तो इस टर्म की वजह से हमें कितना अफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो टू फाइंड आउट दैट अफेक्ट हमें परटर्बेशन थ्योरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक यहाँ पर जो है आप समझिए इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अनपर्ट्यूब्ड हैमिल्टोनियन जो था हमारे पास, उसमें आप देख रहे थे कि जो एनर्जी था En, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², यानी कि यहाँ पर डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो अगर यहाँ अनपर्ट्यूब्ड हैमिल्टोनियन में डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आने लग रहा है, इसका मतलब कि अगर आप -1/8 p⁴ डिवाइड बाय me³ और c², इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे परटर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, है ना, ऐसा आप यूज़ करेंगे ना। डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी होती है और नॉन डीजनरेट होती है, तो आपको यहाँ पे डीजनरेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द अनपर्ट्यूब्ड हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या है, ये डीजनरेट है इस वजह से। लेकिन इसका मैट्रिक्स एलिमेंट कंप्लीट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अनपर्ट्यूब्ड हैमिल्टोनियन में जो हमारे पास डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसके अफेक्ट में हम लोग यहाँ पर जो है नॉन डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे, अब मैं उसका एक तरीका बताता हूँ आपको। क्वांटम मैकेनिक्स में एक तरीका है नॉन डीजनरेसी इंक्लूड करने का इसमें, ठीक है, ताकि आप नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी इस्तेमाल कर सकें। आप क्या करिए कि मान लेते हैं मेरे पास कि H0 जो है वो अनपर्ट्यूब्ड हैमिल्टोनियन है, विच इज़ नथिंग बट p²/2m, है ना, ये मेरे पास है। और साथ ही साथ ये मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज H1 ठीक है, H1 में इसका नाम दे देता हूँ, और ये मेरे पास कितना है -1/8 p⁴ एंड डिवाइड बाय
me³c²। तो आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास मान लेते हैं कोई 2 ऑब्जर्वेबल हैं, ठीक है, 1 ऑब्जर्वेबल, 2 ऑब्जर्वेबल, 3 ऑब्जर्वेबल, है ना, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो एक ऐसा सबस्पेस आप मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सबस्पेस आप ऐसा मानिए जिसमें n का वैल्यू तो क्या हो, फिक्स हो, n का वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, n का वैल्यू फिक्स हो और l और m जो है वो चेंज होने लग रहे हो, l और m चेंज होने लग रहे हो, ठीक है। तो n जहां पर फिक्स रहेगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास फिक्स हो जाएगा इस केस में एनर्जी, ठीक है, जो डीजनरेट का केस आ रहा था। और फिर आप क्या करेंगे कि आप कोई 2 ऑब्जर्वेबल, 3 ऑब्जर्वेबल, 1 ऑब्जर्वेबल ऐसा मान लीजिए जो इन दोनों के साथ, इन दोनों हैमिल्टोनियन के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, इन दोनों के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए। तो फिर वो जो ऑब्जर्वेबल होगा उसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन स्टेट होगी, उस आइगन स्टेट पे आप लोग इस हमारे पास पर्टुर्ब हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करेंगे और फिर आप यूजिंग नॉन डिजेनरेट पर्टुर्बेशन थ्योरी आप इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो L² है वो L के कोरस्पोंडिंग है और जो LZ है वो हमारे पास है, ठीक है, LZ हमारे पास Z कंपोनेंट के लिए है यानी ML के लिए है, ठीक है। इसके आइगन वैल्यू यही होता है ना, L के केस में तो L² होता है विच इज L ऑफ L+1 है ना, और जो ML होता है उसके कोरस्पोंडिंग Z कंपोनेंट होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर n तो फिक्स है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो L² है और LZ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये जो L² और LZ ऑब्जर्वेबल्स हैं, ये दोनों के दोनों ऑब्जर्वेबल्स इन दोनों हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहे हैं। दरअसल आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं इसको, देखो L² इस p² के साथ कम्यूट कर जाएगा, L² इस p⁴ के साथ तो कम्यूट करे ही करेगा अगर p² के साथ कर रहा है तो। सिमिलरली LZ है वो भी p² के साथ कर रहा है और अगर p² के साथ करेगा तो p⁴ के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो कम्यूट में क्या होता है ना कि जब 2 ऑब्जर्वेबल्स या 2 से अधिक ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर दोनों हैमिल्टोनियन पर अगर मान लेते हैं वो हमारे पास कम्यूट कर जाता है तो उनके सेम आइगन स्टेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेम आइगन स्टेट क्या होंगे अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो n, l, ml ये हमारे पास आइगन स्टेट होगा कोरस्पोंडिंग टू सम ऑब्जर्वेबल जो हम a नाम दे रहे थे शुरुआती दौर में, बट अब मैंने बता दिया कि a क्या है, L² और LZ है, ठीक है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे p² है तो यहाँ पर p² लेकर के और LZ लेकर के और आप देखिए क्या ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, क्या इसका कम्यूटेशन जो हमारे पास ब्रैकेट है क्या है हमारे पास ये 0 आने लग रहा है, तो इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ p² को px² प्लस py² और प्लस जब pz² लिखोगे तो pz का LZ के साथ तो कम्यूट हो ही जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा LZ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कम्यूटेशन वाली, ठीक है, px² LZ तो मैं इसका लिख सकता हूँ px ऑफ px LZ, ठीक है, और प्लस में हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, प्लस में हमारे पास आ जाएगा px LZ और यहाँ से px, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। नेक्स्ट में भी इसी प्रकार से प्लस में py और py LZ, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा py LZ, ठीक है, और py, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और अब आप इस प्रकार से चलिए कि x, y और z इस प्रकार से आपने चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x के बाद z आ रहा है ना, तो x के बाद z आ रहा है इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस आइटा ना, देखो आप, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस आइटा h और इसके बाद आ जाएगा py। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस h और माइनस आइटा h सेम टू सेम py, ठीक है, माइनस आइटा h py, ठीक है। ये y के बाद z आ रहा है तो y के बाद z आ भी रहा है तो क्लॉकवाइज सेंस हो गया तो प्लस में आएगा तो प्लस आइटा, ठीक है, h और px और सिमिलरली यहाँ पर आयोटा h और px, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटीज इन दोनों के सिमिलर हैं, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मतलब चीजें देख सकते हैं। तो L² और LZ बोथ आर कम्यूट विद द unperturbed Hamiltonian and this perturbed Hamiltonian, that's why we say that they have the common eigenstates and that eigenstate I assume in the subspace which have the fixed value of the n is nothing but NL ML, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी जिसमें E1 ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास आएगा करेक्शन वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं NLM, ठीक है। और ये जो हमारे पास वैल्यू था ये कंप्लीट, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो -1/8 p⁴ अपॉन me³ c², ठीक है, और NLM। और अब आप इसको जो है आगे सोल्व कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ से कि -1/8 और me³ और c², बल्कि आप ऐसा करिए इसमें ये कॉमन ले लो -1/2, ठीक है, और me और c² ये आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से
NLM, ठीक है, ओके, और यहाँ से आ जाएगा P²/2ME और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी बन गया ना। फिर आगे आ जाएगा NLM। ये सोल्व करने का तरीका है इसका, देखो, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स तो वैसे ही पूरा मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, तो क्या है कि इसको सोल्व करने का ये एक तरीका है दरअसल। तो अब यहाँ पर आ जाएगा -1/2MeC², और ये जो मेरे पास टर्म है, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास अनपर्टुर्ब्ड एनर्जी है, ठीक है, इसे मैं En से भी डिनोट कर सकते हैं, E से डिनोट कर दो चाहे, और T प्लस में V होता है, तो T का वैल्यू हो जाएगा E-V, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, T-V इसका होल स्क्वायर, सॉरी E-V हो जाएगा ना पे T का वैल्यू, ठीक है, E-V का होल स्क्वायर, ये आप इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2MEC²। इसको आप ओपन कर दो, देखो E² और प्लस में, और V का वैल्यू आपको पता है, V का वैल्यू कितना होता है, ZE²/4πε0R, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे H इस्तेमाल कर लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है, फिर बाद में लिख देंगे एनर्जी, आइगन वैल्यू जो उसका आएगा ना उसको हम E लिख देंगे, तो H², फिर उसके बाद प्लस में V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर हो जाएगा Z²e⁴ डिवाइड बाय, ये हो जाएगा यहाँ से, या एक काम करके स्क्वायर ही कर दीजिएगा, ZE² डिवाइड बाय 4πε0 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1/r², ठीक है। और प्लस में हमारे पास हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, और यहाँ से होगा हमारे पास H, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/r और ZE² डिवाइड बाय 4πε0। बताओ जाएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार से करेंगे ना आप इसको, ठीक है, और ये कंप्लीट ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स पोर्शन है, ठीक है। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें वैल्यू कितना आने वाला है, देखो ये सेम टू सेम रहेगा, -1/2MEC², ठीक है, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा En², ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू अनपर्टुर्ब्ड के केस में जो आया था, और प्लस में हो जाएगा ZE² डिवाइड बाय 4πε0 का होल स्क्वायर, और 1/r² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास होता है 1/n³ L+½ और ये हो जाएगा A02, ठीक है। माइनस में यहाँ से आ जाएगा 2En, ठीक है, और ZE² डिवाइड बाय हो जाएगा 4πε0, और 1/r का हो जाएगा हमारे पास 1/n² A0, ठीक है। और फर्दर ही आप इसे जब सोल्व करेंगे ना, इसमें अभी MEC² का वैल्यू भी रखना बाकी है, तो इन टर्म्स ऑफ आप फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास ZE² डिवाइड बाय 4πε0 H⁻c, ये वैल्यू होता है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1/137 होता है दरअसल हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है 1/137, तो इसकी टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है E1 का, तो मैं फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, सोल्व करने पर जो आएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर जब आप करेंगे तो आता है -En, ठीक है, α² Z² डिवाइड बाय n², और यहाँ पर आता है 3/4 -n/l+½ ठीक है। क्या तो कुछ फॉर्मूला एटॉमिक फिजिक्स में ना याद रखने पड़ते हैं दरअसल, तो ये भी आपको जो है ना थोड़ा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी करेक्शन ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा होमवर्क है, आप इसको यहाँ पे लेकर के आइएगा, ओके। तो अब क्या है कि हमारे पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म की वजह से तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अभी क्या है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से और निकालना बाकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी था। नाउ द नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से कितना इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको H2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H2 यानी कि जो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन रहेगा, तो वो हैमिल्टोनियन आपने ध्यान रखना है, दिस इज नथिंग बट A L डॉट S वेक्टर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, और साथ साथ जो स्पिन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, कपल करेंगे आपस में, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ जो A है, ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से आया है, इसका वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। A का एग्जैक्ट वैल्यू आपने याद नहीं रखना, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेंबर दिस α⁴ Z⁴ एंड डिवाइड बाय R³, इतना जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। α⁴ Z⁴ अपॉन R³ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A का वैल्यू। कई बार कई इस बुक में जो है आपको लिखना मिलेगा f(r), यानी R पर इसकी डिपेंडेंसी है दरअसल, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका आपने निकालना है पर्टर्बेशन थ्योरी यूज़ करते हुए एनर्जी में जो हमारे पास स्प्लिटिंग होंगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी स्प्लिटिंग जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए कि H2 डैश, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा वही सेम टू सेम NLM, ठीक है, और ये जो भी है हमारे पास कंप्लीट अल्फा की पावर 4 Z की पावर 4 डिवाइड बाई R क्यूब, ठीक है, और L डॉट एस, और L डॉट एस को लिखा जा सकता है, आप जानते हैं, हाफ और J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और यहाँ पर NL ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो कांस्टेंट है यहाँ से अल्फा की पावर 4 Z की पावर 4, और यहाँ से रहेगा 1 बाई R क्यूब का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये हमारे पास सेम रहेगा 1/2, और देखो इसमें हम लिख सकते हैं J ऑफ J प्लस 1 माइनस L ऑफ L प्लस 1 माइनस S ऑफ S प्लस 1, ठीक है। और ये वैल्यू आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि 1 बाई R क्यूब का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट आता है इसका 1 बाई N क्यूब L प्लस हाफ L प्लस 1 और A नोट क्यूब, ये मेरे पास रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर S का वैल्यू है, तो S का वैल्यू तो फिक्स होता है ना, S का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो जब से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। सो ये मेरे पास एनर्जी करेक्शन आया है विच इज़ नथिंग बट E2 of 1, है ना। सेकंड वाली जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी वो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके, अब आप एक काम कीजिए, इसे जो है ना आप ए ही रहने दीजिए या FFR ही रहने दीजिए, और यहाँ पे ये जो चीज़ है आप इसमें देखिए क्या करेंगे, ये भी है ना हाफ भी इंक्लूड है, ये कंप्लीट ए है हमारे पास। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं S को फिक्स कर रहा हूँ हाफ, S को मैं फिक्स कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने फिक्स किया हाफ, तो आप क्या करिए यहाँ पे कि J का वैल्यू जो हो सकता है वो L प्लस हाफ भी हो सकता है और L माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और L माइनस हाफ के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास में ये लेवल्स होंगे इनकी एनर्जी आपको फाइंड आउट हो जाएगी, जो फाइन स्ट्रक्चर जो लेवल्स होंगे ना इनकी एनर्जी आपको फाइंड आउट हो जाएगी, और फिर आप उससे क्या कर सकते हैं डिफरेंस निकाल करके इनके बीच की जो स्प्लिटिंग है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी स्प्लिटिंग हुई भाई, और फिर वो जो अलग अलग स्टेट्स होंगी ना हमारे पास, जैसे P स्टेट है, S स्टेट के लिए तो होगा नहीं इस केस में, ठीक है, P स्टेट है, इसका D स्टेट F स्टेट है, उनके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो एक बात बताना चाह रहा था वो ये था कि जो हमारे पास L है वो अगर 0 होगा तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, मैंने कहा था ना आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करता, उसका एक कारण है दरअसल। देखो अगर हमारे पास L 0 हो जाता है, आप खुद से समझिए अगर L 0 हो गया, दिस मीन्स कि J का वैल्यू कितना हो गया, S के बराबर हो गया, J का वैल्यू कितना हो गया, S के बराबर हो गया। तो आप खुद से समझिए कि अगर J S के बराबर हो गया तो ये वाली टर्म और ये जो ये वाली टर्म थी S ऑफ S प्लस 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो मेरे पास जो E21 है, यानी कि ये जो हमारे पास एनर्जी करेक्शन आप निकाल रहे हैं, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, बट एक सर्टेन कंडीशन पे, कब, जब 1/r क्यूब क्या हो मेरे पास, फाइनाइट हो। पर क्या वो फाइनाइट है मेरे पास, तो देखिए इसका वैल्यू होता है 1/n क्यूब L ऑफ L प्लस हाफ, ये होता है। तो L इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये L इज इक्वल टू 0 पर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए फिर फर्दर इंक्लूड किया गया डार्विन हैमिल्टोनियन, और डार्विन हैमिल्टोनियन जो इंक्लूड किया गया था ये हमारे पास जो डायरेक्ट थ्योरी आती है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको ध्यान में रखते हुए किया था, ठीक है। उसमें एज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन पे एक्चुअल में मूव तो कर ही रहा होता है, लेकिन वो ऑस्किलेशन भी कर रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑस्किलेशन वाले इफेक्ट को भी कंसिडर वहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस आ जाते हैं अब L इज इक्वल टू 0 के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला इनवैलिड है, तो L इज इक्वल टू 0 के लिए हम अलग से एक डार्विन हैमिल्टोनियन निकाल करके फिर हम एनर्जी करेक्शन देखेंगे उसमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है। वो स्प्लिटिंग नहीं देगा आपको, वो शिफ्ट देगा एनर्जी लेवल में, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया S हमारे पास ऑर्बिटल, या ठीक है, तो S हमारे पास ऑर्बिटल जो रहेगा, ठीक है, या S स्टेट हमारे पास जो रहेगा वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो स्प्लिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब L इज इक्वल टू 0 करेंगे, J इज इक्वल टू हमारे पास S आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप एक काम करिए, J इज इक्वल टू L प्लस हाफ और L माइनस हाफ के लिए यहाँ पर आप इन दोनों लेवल स्केल एनर्जी जो फाइंड आउट जो है कर सकते हैं। J इज इक्वल टू L प्लस हाफ इसको मान लेते हैं और J इज इक्वल टू L माइनस हाफ इसको मान लेते हैं। एनर्जी आप कैलकुलेट करिए इसमें कितनी आ रही है, फिर आप शिफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दरअसल, ठीक है। तो उस पर मैं एक बार चर्चा करता हूँ। सो इस प्रकार से टर्म था इसमें कि हीट ऑफ 1, ठीक है, और ये मेरे पास आया था A और बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास J ऑफ J प्लस 1 माइनस L ऑफ L प्लस 1, और माइनस में हो जाएगा 3/4। तो पहला केस लेकर के चल रहा हूँ जब हमारे पास में J का वैल्यू L माइनस हाफ है, ठीक है, मान लेते हैं J का वैल्यू कितना है, L माइनस हाफ है।
तो इस केस में क्या होगा हमारे पास a/2, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये तो a का हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया ना, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी तो आएगा ना, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना चाह रहे तो आप इसको डायरेक्ट जो है ना, इसको h2 ही मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा h2 में पहली वाली टर्म, ठीक है, l-½ के लिए। तो मेरे पास आएगा ये a/2, यहाँ पर j की वैल्यू मैं पुट करूँगा l-½ तो ये l-½ आएगा। यहाँ पर आ जाएगा l-½ प्लस में 1 माइनस में l/l+1 एंड माइनस में 3/4। आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो a/2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास l+½ हो गया ना यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं l+½ तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो l² माइनस 1/4, माइनस में यहाँ से आ गया l² माइनस l और माइनस में 3/4, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। j = l-½ के लिए आप वैल्यू सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया ना, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा a/2 और माइनस l और माइनस में आप देख सकते हैं ये 1 आ रहा है, ठीक है, -l-1, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से j = l+½ के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें आपको देगा h2 सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से a/2, ठीक है, और यहाँ से होगा l+½ ठीक है, और l+½ रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा l+3/2 और माइनस में होगा l², ठीक है, माइनस में l और माइनस 3/4। इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a/2, ठीक है, l² प्लस में 3/2l प्लस में 1/2l और प्लस में 3/4 माइनस l² माइनस l माइनस 3/4, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। देखो l² से l² कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ ये कितना आएगा हमारे पास, ये 2l आ रहा है ना, 2l और 2l माइनस l कितना आ रहा है, l, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा a/2 इंटू l, ठीक है। और जब आप शिफ्ट निकालेंगे, है ना, आपके पास एनर्जी तो आई गई इनके कॉरस्पॉन्डिंगली, तो जब आप शिफ्ट निकालेंगे इस केस में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से कोई भी स्टेट है वो फर्दर स्प्लिट हो रही है, तो इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ΔE से, ठीक है। ΔE जो रहेगा हमारे पास वो आप देख सकते हैं a/2, ठीक है, a/2 ये मैं कॉमन ले लेता हूँ और हमारे पास हो जाएगा l माइनस ऑफ माइनस, ये हमारे पास और ये हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स a/2 और यहाँ से हमारे पास आ गया 2l+1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ओके। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है दरअसल। तो इस फॉर्मूले से जनरली आप किसी भी स्टेट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे पास p स्टेट है, ठीक है, चाहे फिर वो हमारे पास कोई भी स्टेट है, मतलब उसके लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लेते p स्टेट है, ये क्वेश्चन आया भी था ना नेट के अंदर कि हमारे पास जो p 3/2 है, ठीक है, और जो p ½ है, इनके बीच में बताओ एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। स्प्लिटिंग जो होगी ना हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से उनके बीच में जो स्प्लिटिंग है, तो हमारे पास डिफरेंस जो होगा एनर्जी का या स्प्लिटिंग होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देना आपने। तो आपको पता है कि पी स्टेट के एल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3/2a। और ध्यान रखिएगा इन सभी फॉर्मूलों में एक चीज़ और आएगा h², ना, मैंने h1 ले लिया था इस केस में फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, वैसे इंक्लूड करना ही भूल गए थे, यहाँ पर आप h² भी रखें, तो 3/2a h² डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये ऑप्शन में भी था दरअसल। हो सकता है कभी डी स्टेट में पूछ ले आपसे, तो डी स्टेट में डायरेक्ट आप इसमें पुट करेंगे l = 2, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, 5/2a h²। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना था, ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं l = 0 के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो l = 0 के लिए हम डार्विन हैमिल्टोनियन इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको एक बार इंक्लूड करते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी वजह से एनर्जी करेक्शन लगभग कितना आता है, ठीक है। आपको मैं आइडिया देता हूँ कितना हमारे पास आएगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज कि व्हेन l = 0 h2 जो है, ठीक है, विच इज नथिंग बट a l.s, ठीक है, इज 0, ठीक है, only if 1/r³ is finite, ठीक है, but as 1/r³ is nothing but 1/n³, ठीक है, a0³ l of l+½ l+1 goes to be infinity, ठीक है। So for l = 0, ठीक है, splitting
not occur, but shift can be seen by using या by including an additional correction to unperturbed हैमिल्टोनियन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहेगा, H3 डैश, H3 डैश से मैं इसको डिनोट करता हूँ, इट इज नथिंग बट h कट स्क्वायर डिवाइड बाई 8m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पर होता है डेल स्क्वायर v ऑफ r। ठीक है, और डेल स्क्वायर v ऑफ r आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको v ऑफ r पता भी है। इसका वैल्यू होता है हमारे पास z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट H3 डैश हमारे पास आ जाएगा h कट स्क्वायर डिवाइड बाई 8m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाई r। ठीक है, और ये आपने रिजल्ट पढ़ा भी होगा, कई बार क्वेश्चन आता भी है ना गेट एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है डेल स्क्वायर ऑफ 1 ऑफ r। तो इसका वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 4 पाई डेल ऑफ r इन 3 डायमेंशन। 4 पाई डेल ऑफ हाइड्रोजन एटम ना 3 डायमेंशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो 4 पाई डेल 3 ऑफ r, ये डायमेंशंस को नोट कर रहा है यहाँ पे। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग z स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 8m स्क्वायर c स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा डेल ऑफ r। और जब आप इसके करस्पॉन्डिंग जो आप परटर्बेशन थ्योरी इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट तो सेम टू सेम रहेगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको NLM, ठीक है, और डेल ऑफ r, ओके, और NLM। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आप L = 0 के लिए डार्विन हैमिल्टोनियन जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऑस्किलेशंस की वजह से आया है। डायरेक्ट थ्योरी के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम n,0,0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम है n,0,0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एनर्जी करेक्शन में, एंड दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास हो जाएगा साई। ठीक है, एक्चुअल में ये साई है यहाँ पे, साई पे आप इंक्लूड करेंगे साई NLM डेल ऑफ r साई NLM, जहाँ पे L और M कितना है, 0 0 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये कब पॉसिबल है, ये r = 0 पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये नॉन जीरो वैल्यू देगा, बाकी सब केसेस में 0 वैल्यू दे देगा। तो साई ऑफ 0 मॉडुलस स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन विच इज नथिंग बट E3 ऑफ 1, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये 0 नहीं होता है किस केस में, जब L = 0 है। आपको पता है r = 0 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम की ठीक ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, सेंटर के ऊपर। तो ओरिजिन पर वेव फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लिए, L = 0 स्टेट यानी S स्टेट के लिए। बाकी इसके अलावा P स्टेट है, D स्टेट, F स्टेट, सबके लिए 0 होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास दिस इज नॉन जीरो व्हेन L = 0, E3 ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने क्या किया, कि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ा था उसमें L = 0 का केस हम लोगों ने डार्विन हैमिल्टोनियन से सोल्व कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आता है, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द सिस्टम। और आप बता सकते हैं यहाँ से कि L का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये टर्म हमारे पास जो है डिक्रीज करता चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास में टर्म आती है, और बाकी इसका वैल्यू जो होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका वैल्यू आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसका वैल्यू साई ऑफ 0। ठीक है, n00 पे आप इसको ऑपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है z⁵/2, ठीक है, अपॉन में n⁵/2, या आप ऐसा कह सकते हैं सिंपली पाई n³ A0³ और इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये मेरे पास होता है। और सिंपली जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आई गेटिंग z³ अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा पाई और n³ और A0³। ये मेरे पास रिजल्ट आएगा ना सामने यहाँ से, तो z³ डिवाइड बाय पाई n³ A0³। ये रिजल्ट आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म थी इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप जो mc² है इसको आप फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के टर्म्स में आप इसको इंक्लूड कर लेना। आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो आपके पास E31 कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया सा बता दिया।
तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन थी वो टोटल कितनी बन गई, 3 बन गई मेरे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको 3 रिलेटिविस्टिक करेक्शन करने पड़ेंगे इन केस ऑफ द हैमिल्टोनियन कोरस्पोंडिंग टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, जो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से ही तो फाइन स्ट्रक्चर हमारे पास दिखने लग रहा था ना। तो हम जो हैमिल्टोनियन लिख रहे थे एनपर्टूड, उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो हम कर रहे हैं उसमें 3 करेक्शन आपको करना पड़ेगा। एक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म का, एक करना पड़ेगा आपको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म का, और एक आपको करना पड़ेगा डार्विन टर्म का। ठीक है, डार्विन हैमिल्टोनियन जो है। और इन तीनों की वजह से जब आप एनर्जी शिफ्ट निकाले हैं आप लोगों ने E31, E32, E33, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग E1 ऑफ 1 निकाला आपने, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, इसके बाद में E2 ऑफ 1 आपने निकाला, यहाँ से E3 ऑफ 1 आपने निकाला। अब आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपके पास नेट शिफ्ट आ जाएगा। नेट शिफ्ट कितना है आपके पास? ठीक है, तो नेट शिफ्ट का वैल्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रटने वाला फॉर्मूला है, देखो अब याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट शिफ्ट जो हमारे पास आएगा, नेट शिफ्ट जो हमारे पास आएगा, दिस इज नथिंग बट E3 ऑफ 1 प्लस में E2 ऑफ 1 और प्लस में हो जाएगा E1 ऑफ 1, एंड आंसर विल बी माइनस En। ठीक है, अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस एन अपॉन जे प्लस हाफ। दिस इज अवर लास्ट फॉर्मूला। ये टोटल करेक्शन आपका आ रहा है, टोटल रिलेटिविस्टिक करेक्शन तीनों की वजह से। ठीक है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से कितना आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया था, ए। ठीक है, और आप जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं L.S का वैल्यू। ठीक है, और मैंने आपको बताया था वहाँ से, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अब मैं एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो सोडियम है उसमें आपको सोडियम डबलेट लाइंस 2 मिलती है ना, इस केस में D1 और D2 लाइंस, आपने नाम सुना हो तो येलो लाइंस होती हैं, D1 और D2 लाइंस मिलती हैं। एक की हमारे पास वेवलेंथ होती है D1 लाइन की 5896 एंगस्ट्रॉम, और एक होती है हमारे पास 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास 2 होती हैं। ओके, अब इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है आपने इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो कितना होगा। ठीक है, इन दिस सोडियम केस। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका एक बार डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको D1 और D2 लाइंस मिलेंगी। तो देखो ये हमारे पास S स्टेट है, ये हमारे पास P स्टेट है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सोडियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक सिंगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है फाइनल। ठीक है, जो हमारे पास अकेला रह जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर हमारे पास बोर मॉडल जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो S और P स्टेट है हमारे पास, और एक्चुअल में 3s और 3p स्टेट होता है। ये 3 जो है ना इसकी मल्टीप्लिसिटी को डिनोट कर रहा होता है। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो है ये s हाफ में ब्रेक होगा। ठीक है, 3s हाफ के अंदर, और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा हमारे पास। ठीक है, एक 3p हाफ और एक होगा 3p 3/2, और आपको इनके बीच का गैप भी पता चल गया है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, 3/2 AH कट स्क्वायर। अब जो हमारे पास अब जो हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रहा होगा, ठीक है, वो इस प्रकार से है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तो एक D1 लाइन देगा और दूसरा वाला D2 लाइन देगा आपको। ओके, तो अब जो है आप फाइंड आउट करेंगे B इन का वैल्यू। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास इंटरनल जो एनर्जी होगी एसोसिएटेड इंटरनल एनर्जी, दैट वाज नथिंग बट U इज इक्वल टू माइनस में। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा MS। ठीक है, या S, आप सिंपल S भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डॉट में हमारे पास हो जाएगा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, μs होगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का ही तो इंटरेक्शन होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन ड्यू टू द स्पिन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। माइनस साइन भी आता है इस केस में। ठीक है, और माइनस साइन आप नहीं लगाना चाहें, आप सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस देखना चाहें तो मॉडुलस भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव आंसर आएगा फिर। तो ऐसा लिख सकते हैं μs B इन, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम लोग। और आपको पता है कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है, Z एक्सिस में। तो ये Z एक्सिस में होगा, और इस डायरेक्शन आपका ये S वेक्टर, और इस डायरेक्शन में आपका μs वेक्टर होता है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में बता दिया था पिछले लेक्चर के अंदर, वेक्टर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, और अब यहाँ से जो है आप इसको लिख सकते हैं μs cos थीटा। μs का वैल्यू कितना है, तो GS। ठीक है, और EH कट बाय 2m जो कि हमारे पास μb है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास S। ठीक है, S वेक्टर होता है, तो S cos थीटा हो गया, और B इन ये मेरे पास आ गया। S cos थीटा मतलब S cos थीटा, आप देखिए यहाँ से इस डायग्राम से देख लीजिए, ये S वेक्टर है और ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है। तो S cos थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो S cos थीटा अगर ये वाला है, ये 90 डिग्री है, तो S cos थीटा मतलब क्या होगा, Z कंपोनेंट ऑफ S ना, तो Z कंपोनेंट यानी SZ आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा GS और SZ मतलब हमारे पास MS H कट, ठीक है, ये H कट अभी नहीं आएगा, MS H कट जब आप करेंगे ना तब आएगा H कट, तो E/2m, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा MS H कट और BN। तो यहाँ से अपने B निकालना है, और B निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपको S क्योंकि हाफ है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट ये जो MS का वैल्यू है वो इधर प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकते हैं। तो आप क्या करिए यहाँ से GS का वैल्यू कितना होता है, GS का वैल्यू तो फिक्स है 2 के बराबर होता है, ठीक है, और EH कट बाय 2m ये मेरे पास कितने के बराबर है, दिस नथिंग बट म्यू बी, बोहर मैग्नेटॉन। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एक एनर्जी जो मेरे पास आ रही है, तो एक यहाँ से तो 2 आ रहा है और MS में हमारे पास ये 2 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 2 और इनटू में प्लस माइनस हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू बी और बी इंटरनल, ये हमारे पास हो गया, और ये से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस म्यू बी बी इंटरनल, ठीक है, तो ये मेरे पास U का वैल्यू आ रहा है। तो इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, डिफरेंस जो इंटरनल एनर्जी में रहेगा दैट वाज नथिंग बट 2 म्यू बी बी, ठीक है, ये मेरे पास आएगा, और B का वैल्यू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना था, तो B का वैल्यू कितना आ गया, B का वैल्यू मेरे पास आ गया डेल्टा U डिवाइड बाय 2 म्यू बी, और म्यू बी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9.27 × 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, और डेल्टा U मतलब हमारे पास है कि आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं डेल्टा U का वैल्यू, ये जो हमारे पास दो ट्रांजिशन होने लग रहे हैं इनके बीच में जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है वो आपने निकालना है। तो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो आपको ये पता है कि यहाँ से जो जनरेट हो रही है लाइट इसकी वेवलेंथ आपको पता है, यहाँ से जो जनरेट हो रही है लाइट उसकी वेवलेंथ आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 5896 और 5890। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डेल्टा U मेरे पास कितना आएगा, आप इसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं, देखो ये डिफरेंस कितने के बराबर है hc/λ1 और ये डिफरेंस कितना है hc/λ2। मैंने आपको बताया था कि जो दो हमारे पास लेवल्स होते हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप है दैट वाज नथिंग बट सेम एज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 म्यू बी, ठीक है, और HC भी आप बाहर ले लीजिए तो मेरे पास होगा 1/λ1 माइनस 1/λ2, ये डिफरेंस आप कैलकुलेट, तो इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो म्यू बी है कांस्टेंट है, HC का वैल्यू आपको पता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, ठीक है, तो इसे आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 589.6 नैनोमीटर और ये आ गया 589 नैनोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए और इसका सोल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करें क्योंकि ये जूल पर टेस्ला में आप जानते हैं, और फिर उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में फाइंड आउट कर सकते नहीं, ठीक है, मतलब क्या हो गया, हम एक बार बता भी देते हैं। चलो इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि हाफ HC का वैल्यू हमारे पास है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा देता हूँ यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास म्यू बी, तो 9 ये हो जाएगा 27 × 10⁻⁻24, ठीक है, तो ये जूल पर टेस्ला आया और ये मेरे पास ये भी जूल में आएगा, ठीक है, जूल नैनोमीटर, और यहाँ से आ गया 1/589.0 माइनस 589.6, ये डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा। बस आप इसने सोल्व करना है, देखो ठीक है, ये नैनोमीटर में चल रहा है 1 नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, जूल से ये जूल कैंसिल, ये 1 टेस्ला ऊपर जाएगा, टेस्ला में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करना था। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन थोड़ा सा आज मैथमेटिकल पोर्शन रहा, तो अब आपको आज के लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एज ए होमवर्क भी है आपका, मैथमेटिक्स है इसलिए, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।